तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी। क्या पढ़ेंगे? किसकी पढ़ेंगे डिस्कवरी? प्रोटॉन की। और किसकी पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन की। कोई दिक्कत? हम लोग किसकी डिस्कवरी पढ़ चुके थे? इलेक्ट्रॉन की। किसने किया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर? कौन किया था? कौन किया था? जे थॉमसन। ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी खोज थी कौन सी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। और किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। क्या करी थी? तो उन्होंने 1911 में ना, 1911 में दुनिया को बता दिया था कि एक्चुअल में एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या पाते हैं? लेकिन प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। प्रोटॉन की खोज 5-6 साल के बाद, यानी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर मॉडल, उन्होंने 1917 में, किसमें? एक और चीज की खोज करी जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इतना याद हो गया कि नहीं होगा? दूसरी चीज है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? चैडविक ने। किसने करी? और कब करी इन्होंने? 1932 में। कब करी? 1932 में। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूट्रॉन की। क्या करी? अब प्रश्न ये आता है कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी? सबसे पहले न्यूक्लियस की, है कि नहीं? उन्होंने दुनिया को बताया कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पाया जाता है? एटम के अंदर। और बहुत कंसंट्रेटेड क्या होता है? जगह होती है। पूरे एटम का कितना होता है? केवल 0.005% एरिया होता है। बाकी सारे एरिया में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस एक्चुअल में है क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है कि नहीं? ये तो था ना। और उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या रिवॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन। जिसको किसने गलत साबित कर दिया था? मैक्सवेल ने। किसने गलत? उसके बाद फिर कौन से आए थे? प्लांक आए थे। और कौन से आए थे? आइंस्टीन। और कौन से आए थे? बाल्मर, सीरीज, रिडबर्ग, यही लोग तो आए थे। तो उसके आधार पर नील्स बोहर ने क्या किया था? उनके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग आइडिया को फेल किया था और अपना क्या दिया था? मॉडल दिया था। ये तो नील्स बोहर का मॉडल है। उसके बाद जो है रदरफोर्ड अपनी रिसर्च में लगे रहे। तो उन्होंने बोला कि आखिर में जो पॉजिटिव चार्ज है, आखिर में ऐसा कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उसके बारे में उन्होंने, भाई इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। एक्चुअली प्रूफ तो नहीं हुआ था। केवल अल्फा पार्टिकल जब गया था, गोल्ड फॉइल पे पड़ा था, अल्फा पार्टिकल जब गया था, देखो उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया था? अल्फा पार्टिकल का। किया था? और जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के एटम पे गया था तो जहां पे क्या था? न्यूक्लियस। क्या था? और जैसे ही न्यूक्लियस से लगा था तो क्या हो गया था? बाउंस बैक। क्या हो गया था? वो कितनी संख्या थी? 0.005%, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था? बाउंस बैक। और जिसमें क्या था? स्मॉल डिफ्लेक्शन। क्या था? स्मॉल डिफ्लेक्शन। वो कितना था? केवल 1%। और जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ वो कितना था बेटा? 99%। यही तो बताया था उन्होंने। रदरफोर्ड की पहले की रिसर्च है। ये क्या 1911 की रिसर्च है। उसके 7-8 साल के बाद वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर में इस न्यूक्लियस में है क्या। वो ये जान तो चुके थे कि इसके अंदर क्या चीज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या चीज है? लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज को एक्चुअल में अलग करना चाहते, जैसे कि थॉमसन ने कैथोड रे से क्या अलग किया था? इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ये प्रोटॉन को भी अलग करना चाह रहे थे। आया कि नहीं आया? अच्छा, इन्होंने प्रोटॉन को अलग भी कर लिया, प्रोटॉन को, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं खोज पाए। क्यों? सोचो। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पहले तो जान गए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने जान लिया कि इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन को नहीं खोज पाए। न्यूट्रॉन को खोजने के लिए चैडविक आए। ऐसा क्यों? पूछो क्यों? सोचो। प्रोटॉन को खोजा तो प्रोटॉन के पास क्या है? चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रॉन को खोजा तो क्या है? चार्ज। अल्फा पार्टिकल के पास क्या है? चार्ज। तो जब चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो। क्या होगा? लेकिन न्यूट्रॉन तो डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। तो न्यूट्रॉन को देखो कैसे? आया कि नहीं है? तो यानी कि रदरफोर्ड में और किसमें? चैडविक में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पार्टिकल जिस पे चार्ज हो उसको हम E/m रेशियो से क्या कर सकते हैं? उसका हम चार्ज भी जान सकते हैं और उसका हम मास भी जान सकते हैं। याद आया? E/m से किसने किया था? मिल्कन ने किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। तो E/m रेशियो किसने खोजा था? थॉमसन ने। और E का मतलब होता है चार्ज, चार्ज बटा मास। उन्होंने एक खोज दिया था रेशियो। उस रेशियो से हम पार्टिकल का क्या जान सकते थे? चार्ज जान सकते थे और मास।
ये हमें किसने बताया? मिल्टन ने बताया। तो यानी कि प्रोटॉन खोजा गया होगा तो उसी E बाई M के सहारे से हमने प्रोटॉन का चार्ज भी निकाल लिया और प्रोटॉन का मास भी निकाल लिया, आया कि नहीं आया? और प्रोटॉन को अलग करना होगा तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी ना, तभी तो अलग कर पाएंगे। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकला होगा तो क्या हुआ होगा, आया कि नहीं आया? कुछ बेसिक समझ रहे हो हैं? नहीं तो रदरफोर्ड इतने महान वैज्ञानिक थे, वो न्यूट्रॉन की भी खोज कर लेते और उनको पता भी था कि एक्चुअल में इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं सकता। भाई जब इतनी 99.99% एरिया में इलेक्ट्रॉन रह रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है भाई? इसीलिए तो नील्स बोहर ने कौन सा मॉडल दिया था तुम्हारा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था, लेकिन बाद के बड़े एटम के स्पेक्ट्रम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी? ज्यादा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते थे? पल्शन करते थे और क्या करते थे? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते थे, है कि नहीं है? और जब ये जनरेट करते थे तो स्पेक्ट्रल लाइन, जो लाइन स्पेक्ट्रम था, वो कैसा स्पेक्ट्रम आ चलो? स्प्लिट। कैसा चलोगे? स्प्लिट, है कि नहीं है? तो वो भी वहां फेल हो गए। तो रदरफोर्ड को एक्चुअल में पता था कि इसके अंदर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो न्यूट्रॉन को खोज नहीं पाए, न्यूट्रॉन को खोज नहीं पाए, है कि नहीं है? अब हम लोग जो है इतना इंट्रोडक्शन में जान लिए हैं, अब हम लोग सीधे आते हैं किस पे आते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं, ज्यादा इसमें घूमने की जरूरत नहीं है। एक तरफ हम लिख देते हैं प्रोटॉन, क्या लिख देते हैं? और एक तरफ हम लिख देते हैं क्या? न्यूट्रॉन, क्या लिख देते हैं? दोनों की डिस्कवरी यहीं से कवर कर लेंगे, आया कि नहीं आया? तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो n के ऊपर क्या हो जाएगा? 0। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो इसके पास क्या जाएगा? प्लस चार्ज, आया कि नहीं आया? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी करी थी, कब करी थी? 1917 में। कब करी थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने। किसने करी थी? चैडविक ने। कब करी थी इन्होंने? 1932 में। कोई दिक्कत? इन दोनों साइंटिस्टों ने इन दोनों डिस्कवरी के लिए किसका इस्तेमाल किया? अल्फा पार्टिकल। कैसा किया? अल्फा पार्टिकल। कोई दिक्कत? ये दोनों के लिए क्या था? सेम था कि नहीं था? तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है? +2 चार्ज। क्या होता है? और इसके पास क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है और क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड ने, जानते हो किसका इस्तेमाल किया? इन्होंने इस्तेमाल किया नाइट्रोजन 14 का। किसका इस्तेमाल किया? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक ने किसका इस्तेमाल किया? बेरिलियम का। किसका इस्तेमाल किया? और बेरिलियम कौन सा था? 9। कौन सा था? कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक ने कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया, तो क्या बोलोगे? रदरफोर्ड ने कौन सा इस्तेमाल किया? कौन सा इस्तेमाल किया? हाँ, अगर नाइट्रोजन और बेरिलियम ना बोल के अब तुम क्या बोलोगे? बेरिलियम 9 और नाइट्रोजन 14। क्या बोलोगे? बेरिलियम 9 और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। क्या होता है? कोई दिक्कत? अब अगर मान लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? 4। क्या है? और ये तुम्हारा 9 जो है वो क्या है? एटॉमिक मास। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे? प्रोटॉन तो हमको पता लग गया किससे? एटॉमिक नंबर से। तो कितना हो गया? 4। और ये कितना हो जाएगा? 9 - 4 = क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? यानी कि बेरिलियम 9 के पास कितने प्रोटॉन? 4 और कितने न्यूट्रॉन? 5। सेम टू सेम इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? बताओ। 7 और न्यूट्रॉन कितने होंगे? यानी कि 7 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे और 7 क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? अब हम अल्फा पार्टिकल का क्या कराएंगे? बम्बार्डमेंट। क्या कराएंगे? यानी कि अल्फा पार्टिकल को हम किस पे मारेंगे? नाइट्रोजन पे। और अल्फा पार्टिकल को किससे मारेंगे? बेरिलियम पे। कोई दिक्कत? जब हम अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन पे मारेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? बम्बार्डेड। क्या बोलेंगे? बम्बार्डेड। क्या बोलेंगे? बम्बार्डेड। और यहाँ पर भी क्या करेंगे? बम्बार्डेड। बम्बार्डेड मतलब मारना। आया कि नहीं आया? हाँ, जब बम्बार्डमेंट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा कोलिजन। क्या होगा? कोलिजन मतलब क्या होगा? टकराव। कोलिजन मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? कोलिजन। क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अब कोलिजन के बाद होगा क्या? कोलिजन के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ क्या हो रहा है बेटा? अलग। आया कि नहीं है? ठीक। यानी कि अगर तुमको रिएक्शन लिखनी हो, क्या लिखनी हो? न्यूट्रॉन की, तो क्या लिखोगे? अल्फा पार्टिकल प्लस क्या है? बेरिलियम। आया कि नहीं आया? उसके बाद कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद क्या बनेगा? और सेम टू सेम यहाँ पर होगा। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। क्या है?
और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा ऑक्सीजन 17। क्या निकलेगा? बस बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। जब तुमको बेसिक पता होते हैं ना, तो अब आगे के चैप्टरों में बहुत लेंदी हमको नहीं होना है। जैसे कि हम लोगों के शुरुआती चैप्टर क्या हो गया, लेंदी। क्यों लेंदी हुए? क्योंकि अगर हमको बेस नहीं पता होगा तो हम आगे समझ पाएंगे हैं? तो अब तुमको सीधे आ गया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कहाँ हुआ? नाइट्रोजन 14 पे। किस पे हुआ? और नाइट्रोजन 14 पे हुआ, तो फिर जैसे ही बम्बार्डमेंट होगा, जब दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा, तो यहाँ से हमको दो चीजें दिखाई देंगी। एक दिखाई देगा ऑक्सीजन 17, और क्या दिखाई देगा यहाँ पे, एक तुमको हाइड्रोजन दिखाई देगा। देखा, हाइड्रोजन क्या दिखाई देगा, और हाइड्रोजन के पास यहाँ पे क्या होगा, 1। क्या होगा? 1। ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे जब कोलिजन होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या तुमको दिखाई देगा, बताओ? यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कार्बन 12। क्या दिखाई देगा? और यहाँ पे तुमको दिखाई देगा 1 न्यूट्रॉन। क्या दिखाई देगा? अब ध्यान देना, आखिर में हुआ कैसे ऐसे, उनको भी नहीं पता था। उनको भी जब उन्होंने यहाँ पे किया, तो ध्यान देना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, इसका ऊपर क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास क्या लिखा हुआ है? अगर हमने इसको ऑक्सीजन बोल दिया, तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर हमेशा कितना होगा, 8। कितना होगा? क्योंकि अगर ऑक्सीजन बोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आइडेंटिटी क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमेशा ऑक्सीजन कितना होता है, 8। कितना होता है? अगर इसके पास 8 है, क्या है, 8, तो इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हुए? इसके पास प्रोटॉन कितने हुए, 8। कितने हुए? और न्यूट्रॉन कितने हुए? कितने हुए? आया कि नहीं आया? अब यहां देखना, अल्फा के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है। अल्फा के पास 2 प्रोटॉन और क्या है, 2 न्यूट्रॉन। इसके पास क्या है, 7 प्रोटॉन और क्या है, 7 न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत है? अब 7 2 करोगे तो कितना जाएगा, 9। कितना जाएगा, 9। और 7 2 करोगे तो कितना जाएगा, 9। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 9 प्रोटॉन है, और यहाँ पे क्या है, 9 न्यूट्रॉन। अब ऑक्सीजन जो 17 बना, इसके पास 9 न्यूट्रॉन है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 प्रोटॉन आ रहा है। कितना आ रहा है? और यहाँ का 1 प्रोटॉन कहाँ चला जा रहा है? जब 1 प्रोटॉन किसी के पास चला आएगा, तो उसको हाइड्रोजन ही तो बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पहले नंबर का आइसोटोप, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, क्या बोलते हैं, उसके पास एक ही तो प्रोटॉन होता है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये क्या है, प्रोटॉन। क्या है ये, क्या है, प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। अब इसको न्यूक्लियस बोलेंगे बेटा, कि पूरा का पूरा एटम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं समझे? अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस क्यों बोलते थे? क्योंकि इसके पास क्या नहीं था, इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये एक्चुअल में हो क्या गया, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। जैसे तुम्हारा अल्फा न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब केवल न्यूक्लियस की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन तो हट गया, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन। तो तुमको यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कि नहीं हुई? आ गया है? कोई दिक्कत? सिंपल। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या था, सेम टू सेम, कार्बन 12। क्या है, कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अगर इसका 6 है, तो दोनों के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, कितना होगा, 6 प्रोटॉन होगा और 6 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। आया कि नहीं आया है? अब यहाँ पे क्या है, 1 न्यूट्रॉन। क्या है, 1 न्यूट्रॉन। फिर हम यहाँ पे रिएक्शन रख लेते हैं। अगर मान लो अल्फा पार्टिकल क्या चीज है, अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा दूसरा, क्या है, बोलो भाई, बेरिलियम 9। क्या है, बेरिलियम, ये तो है। तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन प्लस क्या हो गया, 2 न्यूट्रॉन। बेरिलियम में कितने हैं बताओ, बोलो भाई, 4 प्रोटॉन है और कितने हैं, 5 न्यूट्रॉन। आया कि नहीं आया? इन दोनों को ऐड कर लो। क्या कर लो, तो यहाँ पे कितना आया, 6 प्रोटॉन। क्या आया, और यहाँ पे कितना आया, 7 न्यूट्रॉन। मगर बना क्या यहाँ पे देखो बना क्या, यहाँ पे बन रहा है कितना, 12। कितना बन रहा है, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो यानी कि 6 प्रोटॉन तो यहाँ चला गया, आया। अब 6 और यहाँ से 2 हो गए, क्या हो गए, 2। 6 न्यूट्रॉन इसमें चला गया, और एक कहाँ लेफ्ट हो गया, यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन। आया कि नहीं आया? अब ये सरल है, कठिन है? आया। तो तुम्हारी डिस्कवरी किसकी हो गई, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जान लेते हैं, जो मैंने तुमसे इंट्रोडक्शन में सवाल पूछा था। हमने क्या पूछा था कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी, प्रोटॉन की, बट न्यूट्रॉन की क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई, यानी कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस निकला, ये बेटा कैसा था, चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज था, +1। कैसा था, जब +1 चार्ज था, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर सकते थे, अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कर सकते थे इसको अलग, यानी सेपरेट कर सकते थे। है कि नहीं है? लेकिन न्यूट्रॉन के पास तो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट होता नहीं। तो इसीलिए चैडविक ने क्या इस्तेमाल किया, पैराफिन का। क्या इस्तेमाल किया, पैराफिन। व्हाट इज द मीन ऑफ पैराफिन? पैराफिन है वैक्स। क्या है, इससे बनती है मोमबत्ती। क्या बनती है, जो हम लोगों का क्रूड ऑयल होता है, क्या होता है, क्रूड ऑयल, उसी से जो वैक्स निकलती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसी को बोलते हैं क्या, पैराफिन। पैराफिन दो टाइप की होती है। क्या होती है, एक होती है वैक्स। क्या होती है, सुन लो, एक होती है वैक्स और एक होती है लिक्विड। क्या होती है, जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका पेट नहीं साफ होता है, तो हम लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं। आया कि नहीं आया? ठीक, जो एक सिरप आता है, क्या आता है, बहुत सारे सिरप आते हैं, उसमें देखो लिक्विड पैराफिन लिखा हो, क्या लिखा होगा, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल लिक्विड पैराफिन का किया कि वैक्स का? क्या किया, वैक्स का। एक्चुअल में करा क्यों इन्होंने वैक्स का इस्तेमाल, क्योंकि पैराफिन क्या चीज, इसमें हाइड्रोजन बहुत होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के एटम क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल है। क्या है, क्रूड ऑयल किससे बनता है, जीवाश्म, फॉसिल से। किससे बनता है, यानी कि जब फॉसिल्स, यानी कि जब जीवित प्लांट्स या एनिमल्स जब मर जाते हैं और मरने के बाद धीरे धीरे जमीन की तलहटी में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां से बनता क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है, तुमको हमने बताया था बायोलॉजी में कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर सारी चीजें बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में जैसे इस वाले प्रोसेस में इन्होंने जेडएनएस लगाई होगी, क्या लगाई होगी, लगाई होगी ना। तो जब जेडएनएस पड़ता होगा तो यहाँ पे क्या होता, सेंटिलेशन होता होगा, चमक। सेंटिलेशन मतलब चमक। तो यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं पे जाएंगे, क्योंकि तुमको बता चुके हैं कि जब भी हमको चार्ज पार्टिकल को अलग करना होता है तो हम जेडएनएस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन में जब जेडएनएस इस्तेमाल किए थे तो फ्लोरोसेंस हुआ था। अल्फा पार्टिकल में जब किए थे तो क्या हुआ था, सेंटिलेशन। और यहाँ पर भी क्या होगा, सेंटिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हैं, तो हमारा E/M रेशियो आ जाएगा, यानी कि चमक से और डिफ्लेक्शन से। आया, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, लिक्विड क्या लगाया था, वैक्स पैराफिन। क्या लगाया, तो जैसे ही न्यूट्रॉन निकला, क्या निकला, ये न्यूट्रॉन जब निकला बेटा, तो इस न्यूट्रॉन के नीचे हमने क्या लगा रखा था, क्या लगा रखा था, वैक्स। क्या लगा रहा था, और वो वैक्स कैसा था, पैराफिन। क्या था, और जैसे ही इस पैराफिन पे क्या पड़ता था, न्यूट्रॉन। क्या पड़ता था, तो न्यूट्रॉन का वजन ज्यादा है कि कम है, न्यूट्रॉन का वजन अपेक्षाकृत प्रोटॉन से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा। न्यूट्रॉन का वजन बहुत माइन्यूट सा ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में पाया क्या जाता है, प्रोटॉन। क्या होता है, और जब न्यूट्रॉन पार्टिकल पड़ेगा तो ये प्रोटॉन क्या कर देगा, निकाल देगा। प्रोटॉन क्या कर देगा, आया। तो चैडविक ने ना ये इस्तेमाल किया था जज करने के लिए। आया कि नहीं आया, न्यूट्रॉन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, दैट इज वाई चैडविक यूज्ड वैक्स पैराफिन। वैक्स पैराफिन जो होता है वो किसमें ज्यादा होता है, उसमें क्या ज्यादा होता है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा तो जब न्यूट्रॉन पड़ेगा तो वो हाइड्रोजन के प्रोटॉन को धक्का मार के बाहर निकाल देगा, आएगा नहीं। और इसी हाइड्रोजन के डिटेक्शन से हमको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये मास है। क्या है, मास है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, तो हमको पता लग गया कि इसके पास क्या था, नो चार्ज। क्या था, आया कि नहीं है, कि तुम्हारी डिस्कवरी हो गई। ठीक, बहुत ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है। आया कि नहीं है। दूसरी चीज, अब इन दोनों प्रोसेस में एक अंतर है। क्या है, अंतर। रदरफोर्ड के इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। बहुत ध्यान से कभी कभी आता है, क्या आता है, ट्रांसम्यूटेशन। यानी कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी वो क्या थी, ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब न्यूक्लियस चेंज हो जाए। क्या हो जाए, न्यूक्लियस क्या हो जाए, चेंज। तो देखो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया था, नाइट्रोजन। क्या इस्तेमाल किया था, लेकिन जब इस पे हमने अल्फा बम्बार्डमेंट कराई तो इसको 7 और 2 मिलके 9 होना चाहिए था ना, बट ये रह कितना गया, 8। क्या रह गया, यानी कि इस 9 और 8 में से एक प्रोटॉन निकला कि नहीं निकला। यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, न्यूक्लियस की। अगर न्यूक्लियस की आइडेंटिटी चेंज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलेंगे, आया कि नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन हम ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें क्या हो, प्रोटॉन अलग हो जाए। क्या हो जाए, न्यूक्लियस से अगर प्रोटॉन अलग हो जाए और नया एटम बन जाए तो दैट्स प्रोसेस इज ट्रांसम्यूटेशन। और ट्रांसम्यूटेशन इज द मेन प्रोसेस विच इज यूज्ड। मतलब इन्होंने एक्चुअल में किया क्या, मेरी बात समझना। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बनाया क्या, होया क्या, पास कर देंगे।
ठीक है, कोई आ गया था। तो क्या है ट्रांसम्यूटेशन, देखो एक्चुअल में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को किया, क्या एक्सपेरिमेंट को, जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन 14 ली और अल्फा की बर्मांडो कराई, तो इनको एक्चुअल में नाइट्रोजन चेंज हो गया, नाइट्रोजन चेंज हो गया, और नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के नंबर में क्या था, डिफरेंस था कि नहीं। तो ये जब डिफरेंस आया तो यानी कि न्यूक्लियस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इस न्यूक्लियस चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूटेशन। और ट्रांसम्यूटेशन इसलिए बोला क्योंकि ये पहली बार इन द पास्ट ये पहली डिस्कवरी थी। कैसी थी, पहली, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये पहली डिस्कवरी थी जिसमें हमने आर्टिफिशियल, क्या चीज, आर्टिफिशियल आइसोटोप बनाया था। क्या बनाया था, आर्टिफिशियल आइसोटोप। एक्चुअल में ऑक्सीजन का एक्चुअल में जो इस पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन 8 है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16। कितना है, लेकिन बना कौन सा, एटॉमिक नंबर 8, और यहाँ पे क्या हो गया 17। तो यानी जब एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंस, तो दैट इज क्या है, आइसोटोप। बट ये आइसोटोप अपने आप बना कि कृत्रिम रूप से बना, आर्टिफिशियल बना ना। तो ये तुम्हारी कैसी डिस्कवरी थी, आर्टिफिशियल आइसोटोप। क्या है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल आइसोटोप बनाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं बेटा ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, आया कि नहीं आया। तो इन्होंने झटके में एक और डिस्कवरी कर ली रदरफोर्ड ने, उसका क्या नाम है, क्या है, ट्रांसम्यूटेशन। और उन्होंने दुनिया का पहला क्या बनाया, आर्टिफिशियल आइसोटोप। कोई नहीं बताएगा तुमको, ठीक है ना, कोई बताएगा। हम लोगों ने एफडीजी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज। क्या पढ़ा था, फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज। फ्लोरीन डीऑक्सी में क्या था, फ्लोरीन डीऑक्सी में क्या था, वहां पे ऑक्सीजन था 8 था और यहाँ पे क्या था 18 था। याद आया, हाँ। तो हम लोग 3 आइसोटोप यही पढ़ लिए, सारी चीजें क्या है, मिक्स, आए नहीं है। बट ये प्रोसेस ट्रांसम्यूटेशन है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का कोई भी चेंज नहीं है। होगा चेंज, बताओ। बेरिलियम के पास कितना था, 4, कार्बन के पास कितना आया, 4, 6। तो अल्फा जुड़ा ना, 2 जुड़ा ना अल्फा से, 2 जुड़ा तभी तो 6 बना। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कितना था 7, और 2 जुड़ा तो 9 होना चाहिए ना, बट बनना कितना था 8। तो यानी कि ये प्रोसेस कैसा है, ट्रांसम्यूटेशन। और ये कैसा प्रोसेस है, कैसा है, नॉर्मल, यानी ये ट्रांसम्यूटेशन नहीं है। आया कि नहीं है। इसमें आइसोटोप बना, इसमें आइसोटोप नहीं बना। इसमें क्या बना, कार्बन 12। क्या बना, कार्बन 12। कोई दिक्कत, इसमें क्या निकला, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट करा के सेपरेट नहीं कर सकते थे। दैट इज व्हाई वी यूज्ड वैक्स पैराफिन। वैक्स पैराफिन जो होती है वो किसमें प्रचुर मात्रा में होती है, हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम का जो प्रोटॉन है उससे भारी क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, जैसे हम लोग बिलियर्ड खेलते हैं ना, देखते नहीं, ऐसे टेबल पे बिलियर्ड खेलते हैं, ऐसे मारते हैं ठक से, तो एक बॉल जाती है, दूसरे को मारती है, निकल जाती है। तो वैसे ही जब न्यूट्रॉन आया तो उसने हाइड्रोजन के प्रोटॉन को वहां से निकाल दिया, और जब हाइड्रोजन का प्रोटॉन निकला तो हम जान गए कि एक्चुअल में ये क्या है, न्यूट्रॉन, और इसके पास क्या है, मास, है कि नहीं, बट इसके पास चार्ज नहीं है। ठीक, तो तुम्हारी ये दोनों डिस्कवरी खत्म हो गई। ठीक, आज के लिए इतना। हम लोग में सबसे शॉर्ट वीडियो होगा ये, कितने मिनट का होगा, बस खत्म करो। ठीक।